आज का जो दिन है 26 जुलाई, शिवरात्रि के महापर्व पर भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे बीच में हमारे आज के स्पीकर करणजोत सिंह जी, हमारे CIRC चेयरमैन अतुल मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। और मैं आई थिंक अतुल भाई साहब एक प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं इस समय, तो हमारी रिक्वेस्ट पे सर अभी अवेलेबल हो जाएंगे। अतुल भाई साहब अभी आप अवेलेबल है? अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो हमारे बीच में हमारे करणजोत सिंह जी हैं और आज का जो टॉपिक है बड़ा हॉट टॉपिक में से एक है, वह सेक्शन 194R पे। तो करणजोत सिंह जी जो कि दिल्ली बेस है इस समय और एक बड़ी लीडिंग फर्म इनडायरेक्ट टैक्सेस में लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन के पार्टनर भी हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है करणजोत सिंह जी। हम उम्मीद करेंगे कि आपके पूरे ज्ञान का हम लाभ उठा सके, हमारे CIRC मेंबर सभी। और मैं सबसे पहले आज के अपने सेमिनार में अपने चेयरमैन CIRC अतुल मल्होत्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो एक वेलकम रिमार्क दे। ओवर टू अतुल सर। थैंक यू राजीव भाई। One of the pillars from our CIRC team, Rajiv Gupta ji from Meerut, our treasurer, and the young and dynamic speaker for today's very important topic, 194R section, which is a new section and a lot of confusion and queries are there. My seniors in the profession, friends, very good afternoon to all of you. As you all know that our CIRC, our team is always willing to serve our members and students in a better manner, and your suggestions are always welcomed, invited. If you feel any thing which we have to do in a or we are missing something, then you all are requested to please communicate through your branch or through any of our team member. किशोर बडिया जी हमारे वाइस चेयरमैन हैं, लोकेश माहेश्वरी हमारे सेक्रेटरी हैं और राजीव भाई हमारे जो हैं वो ट्रेजरर हैं, अनिल यादव जी हैं, आकाश बरगोटी हैं, शरद जैन जी हैं और भी हमारे इस तरह से मेंबर हैं, आप जिनको भी जानते हैं उनके माध्यम से हम तक कोई भी अपना सजेशन, कोई भी समस्या पहुंचा सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव एनी फोन और एनी मैसेज स्पेशली विच वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म येट। आप अगर कुछ बताते हैं तो हमें ये सौभाग्य होगा हमारा कि हमारे मेंबर्स हमको आगे बढ़ के बता रहे हैं कि हमें कैसे क्या चीजें और मेंबर्स या स्टूडेंट्स के बेहतर के लिए कर सकते हैं। सो द लर्नर स्पीकर इज विद अस, सो आई एम नॉट गोइंग, आई एम जस्ट willing to have 2-3 very important things that we all know that वर्ल्ड अकाउंटेंट्स ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट जो है हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो नवंबर में हो रहा है और प्रोफेशन की बड़ी पिक्चर देखने के लिए जो हमारे देश को ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी ICI को 118 साल के बाद, तो मेरा सभी लोगों से आपसे निवेदन है कि आप सब लोग उसमें रजिस्टर करें। एक रजिस्ट्रेशन की डेट अर्ली बर्ड कुछ ऑफर था, कुछ डिस्काउंट थी, वो बढ़ा के हमारी ICI ने उसको 15 अगस्त तक कर दिया है और जरूर कभी कभी ये महसूस होगा कि इतने पैसे हम क्यों खर्च करें। तो ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रोफेशन कहाँ जा रहा है, फ्यूचर क्या है प्रोफेशन का, क्या नेटवर्किंग कैसे हो सकती है जब हमारे बहुत सारे देशों से लोग यहाँ पर आएंगे और पता नहीं हम उन 4 दिनों के दौरान किस देश के या अपने ही देश के किसी भी मेंबर से क्या हमारा इंटरेक्शन होगा, क्या हमारी नज़दीकी होगी, क्या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में हमें नॉलेज तो मिलेगी, उसके साथ साथ क्या नेटवर्क एक नया तैयार हो सकता है। सो इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर अवर प्रोफेशनल कैरियर। और उसके साथ साथ ये जो भी हमारे प्रोग्राम्स हमारे CIRC के हो रहे हैं, इसमें हमारी पूरी टीम बिल्कुल हमारे अच्छे से लगी हुई है। आप लोग जब भी कोई भी सजेशन है तो हमेशा स्वागत है उनका और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू राजीव गुप्ता जी। थैंक यू सर, थैंक यू अतुल भाई सर। बिफोर इनवाइटिंग टुडे आवर स्पीकर करणजोत सिंह जी, मैं उनका एक ब्रीफ, मेरे पास एक प्रोफाइल है
मैं चाहूंगा कि मेंबर्स जो हमारे व्यूअर है इस समय उनके सामने मैं रखूं। तो Karanjot Singh ji has been a member of direct tax practice at Lakshman Kumaran and Sridharan since 2015. He has advised clients in a various sectors, including banking and finance, oil and gas, IT and IT, telecommunication, iron and steel, electricity, automobiles, etc. On a matter relating to the international taxation, transfer pricing, merger, amalgamation, and tax structure. He has conducted the various due diligence, assignment, and handling complex matters involving the PE exposure. He has also handled litigation matter before the tribunal and other appellate authorities. तो इसी के साथ मैं आज के अपने स्पीकर करणजीत जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सर, ओवर टू यू। आप अपना डेलिब्रेशन जो है, आज का जो टॉपिक है हमारा 194 आवर, तो उस पर अपना मार्गदर्शन हम सबको दे। इसी के साथ करणजीत जी आपके पास। थैंक यू। थैंक यू राजीव जी, सी अतुल जी एंड बाकी सारे मेंबर्स जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम सेक्शन 194 आर CBDT has issued the circular. The issues and the confusion around this, that has yet to be settled. तो क्या इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और कौन सा अंडरलाइंग इनकम है जो इसके टारगेट में आता है, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, रीइंबर्समेंट में लगेगा कि नहीं, those are some of the aspects that we intend to discuss today. After that, if the time permits, हम एक secondment of employees कोई ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट आया है, नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्दो ये जजमेंट जो है ये सर्विस टैक्स लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आया है, बट इसके काफी वाइड रेमिफिकेशन है, कंसिडरिंग दैट द इंटरप्रिटेशन दैट हैज बीन ऑप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट is essentially has the effect of overruling a number of judgments of high courts which were rendered both in the context of income tax as also service tax. So with this, I would like to start the session to discuss the provisions relating to section 194R. इसमें हम benefits and perquisites का मीनिंग तो देखेंगे ही, रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट दैट CBDT का सर्कुलर जो है उसको भी देखेंगे एंड उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो बैकग्राउंड है सेक्शन 194R का, the provision would go on to say that there is a liability to withhold tax at the rate of 10% on benefits or perquisites, whether convertible into money or not, which are given during the course of business or profession by a provider to another person. तो ये जो एक्सप्रेशन है बेनिफिट और परक्विजिट whether convertible into money or not, this is identical to the provision that is given in section 28(4)(a). So therefore जो ये अंडरलाइंग इनकम है जिसके ऊपर टैक्स विथहोल्ड करना है, वो इनकम हमारे इनकम टैक्स लॉ में 1964 से रहा है। तो उस सेंस में देखा जाए तो टीडीएस का ऑब्लिगेशन आने से नॉर्मली दैट शुड नॉट हैव क्रिएटेड मच इशू, बट इसका बैकग्राउंड क्या है और व्हाई दिस इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन टुडे, दैट इज व्हाट आई इंटेंड टू डिस्कस इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। सो नॉर्मली if a person is acting in the course of business and is doing some activities, say manufacturing or rendition of any services, the income that the person earns is taxable under the head business or profession. We know that. So say for example, a CA provides services to a client and in return, rather than paying by way of service fee, the client actually gifts a car to the CA. I don't think there is any doubt that the value of the car will be taxable as the professional income of the CA. Why? Because this is merely a non-monetary payment for a service that is otherwise rendered by the CA.
So therefore, normally any direct non-monetary benefits arising in the business which are relatable to a particular transaction, for those we don't need any provision. Those in any case are business income by the general meaning of the term. However, there are a number of cases where the benefits arise not because they are relatable to a particular transaction, but because they are over and above that. Now, to give an example, say for a CA has been providing services to a client over a number of years. And because of the advisory services that have been given by the CA, the client is very happy and says that because you have done good work for me, you have provided valuable services to me over the last, say, 10 years, I am gifting you a car. In this case, to say that the car is a professional income may become a subjective issue, because one would argue what year is the income taxable in, because it is relatable to services rendered over a period of 10 years. Is it in relation to profession or merely a gratuitous receipt? To settle these kind of issues, in 1964, the law was categorically amended and a clause 4 was inserted to section 28. ये clause कहता है कि कोई benefit or perquisite arising in the course of business or profession, whether convertible into money or not, will be deemed to be business income. So therefore, in 1964 itself, this clause was meant to put to rest a claim that could be made by the assessees that a benefit or perquisite which is not relatable to a particular transaction of business is not business income. ये clause आने के बाद ऐसा नहीं बोल सकते. As long as it is received in the course of carrying out the business, the benefit will constitute a business income. Whatever I explained just now was also stated in a circular that was issued by CBDT in 1964. And by way of illustration, what was stated is that, say, for example, a lawyer who's providing professional services gets a rent-free residential accommodation during the course of exercising profession. This clause will cover the benefit in the form of rent-free residential accommodation. So therefore, इस तरह के जो benefits हैं, they were deemed to be income, and the definition of income was also amended to include such benefits within the ambit of the term income. Now, even though there is a specific charging provision to tax benefits or perquisites arising during the course of business, there was no precise definition of benefit or perquisite, or there was no separate valuation mechanism to tax these kind of benefits or perquisites. Because the definition and the valuation provisions were absent, though the charge was there, in a number of cases, the benefits and perquisites were either not reported, or alternatively, even if reported, they were not adequately taxed. For the purpose of taxation of income under the head salary under section 17, we know that salary includes perquisites. Further, rule 3 categorically provides what are the perquisites to be taxed and what is the valuation mechanism to tax the perquisites which are relatable to the salary income. तो therefore अगर किसी का salary income होता है, वहां पे perquisites निकालना बहुत आसान है, because there is a detailed rule और वो कई तरह के सिनेरियो कंटेम्पलेट करके उनको टैक्स करने की बात करता है, और वहां पे भी एक रेजिडरी क्लॉज भी है which is wide enough to cover anything that is not specifically provided. But क्योंकि ऐसा कुछ मिसिंग था बिजनेस इनकम के केस में, even though there was a charge created, तो ये सारी इनकम्स रिपोर्ट नहीं हो पा रही थी. फर्दर इसके लिए अलग से कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी नहीं था. इवन दो रिटर्न ऑफ इनकम में एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जरूर रहता था, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी टैक्स विद होल्डिंग रिक्वायरमेंट कोई ट्रांजैक्शन इस तरह की रिपोर्ट हो नहीं पाती थी. तो ये देखते हुए लेजिस्लेचर ने सेक्शन 194R इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम 1 जुलाई 2022. दिस प्रोविजन is meant to serve a dual purpose. जैसे हर तरह TDS के provision करते हैं, primarily it is meant to be a transaction detection mechanism. That is to say,
कि जो बेनिफिट और परक्विजिट आज के डेट में रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे थे, it is a belief that going forward they will now be reported. Second, this will also act as a measure of collection of advance tax in relation to these benefit or perquisites. तो assessee का एक portion of tax चला जाएगा, transaction reported रहेगा, तो assessee को remaining tax इस income के ऊपर calculate करके correspondingly pay करना पड़ेगा. So to sum up, section 194R का आज के डेट में what are the broad contours? Section 194R लगता है where a person is providing a benefit or a perquisite, then it is applicable where when the recipient is a resident who is carrying on business or profession. The rate of tax is 10% of aggregate value of benefit or perquisite. The liability to withhold the tax arises at the time of providing the benefit or perquisite, whether convertible into money or not, and the tax is to be withheld if the value of the benefit or perquisites exceeds rupees 20,000 for each recipient. So हर provider को अपने जिस recipient को benefit दिया है वो देखना पड़ेगा कि जिस recipient के लिए benefit जो है वो 20,000 से ऊपर है, उनके लिए उनको tax withhold करना पड़ेगा. And the provisions do not apply to a provider who is a non-auditable case. तो जहां पे audit का requirement नहीं है, वहां पे provider को tax withhold नहीं करना पड़ेगा. करंजू सिंह, ये सर ये इसमें जो 20,000 वाली लिमिट है ये पर ट्रांजैक्शन है या मतलब इन ईयर एग्रीगेट है? सर ये एनुअल बेसिस पे है सर, जैसे हमारे बाकी टीडीएस प्रोविजंस में रहता है सर. तो एक रेसिपिएंट के लिए देखना है बट फॉर थ्रू आउट द ईयर. सो एंड जहां पे जो बेनिफिट है वो होली इन काइंड या पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड है, द प्रोविजन सेज दैट the provider has to ensure that the tax is deducted before releasing the benefits or perquisite. These are the broad contours of the provision. Now we'll deep dive into each of these aspects and see what are the practical challenges being faced and what CBDT has said in relation to each of these challenges. In the first instance, एक ये बहुत common questions आते हैं कि section 194R कहां पे नहीं लगेगा. तो इट्स वेरी क्लियर, जैसा हमने कहा कि 194R का जो रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ तब आता है जहां पे जो बेनिफिट और परक्विजिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं टू अ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन एंड द बेनिफिट इज रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एक्टिंग इन द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन. Therefore, the provisions will not apply when the benefit or perquisite is given to, say, someone like an employee or a person who is not acting in the course of business. They are not applicable when the provider is an individual or HUF who is not subject to tax audit. एक interesting question ये आता है कि क्या सेक्शन 8 कंपनीज को, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज को या चैरिटेबल ट्रस्ट को टैक्स काटने की जरूरत है 194R में? वेल, द टेस्ट विल रिमेन सेम. अगर एक सेक्शन 8 कंपनी या चैरिटेबल ट्रस्ट किसी को बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हैं और रेसिपिएंट अपने बिजनेस या प्रोफेशन में एक्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी लायबिलिटी आ सकती है. However, this is subject to the fact that वो ऑडिटेबल केसेस एक्सेट्रा में फॉल करते हैं. The next question is, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी को या चैरिटेबल ट्रस्ट को बेनिफिट या परक्विजिट दे रहा है तो उस केस में क्या टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आ सकती है? Well, the answer to that is a definite no, because section 8 company and charitable trusts are doing a charitable object. Even if they are acting in their day-to-day course, what they do cannot be termed as a business or a profession, because by very definition business is something which is in the nature of trade or commerce. तो क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो ट्रेड और कॉमर्स कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए अगर कुछ सेक्शन 8 कंपनी या चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जा रहा है वहां पे 194R की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. नेक्स्ट इज दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल only when benefit or perquisites are provided prior to 1st July 2022. So therefore, जहां पे कोई benefit या perquisites even during the financial year 22-23 1st July से पहले provide कर दिए गए थे, उस केस में जो प्रोवाइडर है उनको टैक्स काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. But one needs to remember
that even though there is no requirement to deduct tax, इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिसीव कर रहे हैं उनका लाइबिलिटी खत्म हो गया टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम. जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, 194R इज मेयरली अ ट्रांजैक्शन डिटेक्शन मैकेनिज्म, एंड जो रेसिपिएंट का इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी है टू पे टैक्स ऑन द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट, दैट विल कंटिन्यू टू सर्वाइव इवन इफ द टैक्स हैज नॉट बीन विदहेल्ड ऑन इट. अब इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ताकि हम नेक्स्ट एस्पेक्ट्स को उनके ऊपर डीप डाइव कर सकें. तो एक एबीसी एयरलाइंस है जिसने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की अपने ट्रैवल एजेंट्स के लिए कि जो भी ट्रैवल एजेंट सबसे ज्यादा टिकट्स सोर्स करेगा उनको एक मैकबुक, एप्पल का मैकबुक मिलेगा. अब क्योंकि 100 ट्रैवल एजेंट थे, तो लेट अस से एयरलाइन ने 100 मैकबुक्स परचेज किया अपने एजेंट्स के लिए जून 2022 में, और उनको 1 करोड़ रुपए में 100 मैकबुक्स को खरीदा. हमें पता है कि बिकॉज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज्ड एक्सीड्स रुपीज 50 lakhs, एबीसी एयरलाइन को 194Q में टीडीएस काटना पड़ेगा 0.1% के हिसाब से. तो वो जो एक इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी है परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर, वो तो रहेगी ही. नाउ जो जुलाई 2022 में एजेंट्स का लिस्ट बना और प्रोविजन के इफेक्ट में आने के बाद एजेंट्स को मैकबुक बांट दिए गए जुलाई 2022 में. अब इस एग्जांपल के अंदर क्योंकि बेनिफिट और परक्विजिट जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं 1 जुलाई 2022 के बाद, तो 194R में टैक्स काटने का लाइबिलिटी आएगा. तो देयरफॉर एबीसी एयरलाइन को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम पे जितना भी मैकबुक का वैल्यू है उसके हिसाब से 10% का टैक्स काटना पड़ेगा. देखने में ऐसा लग सकता है कि एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 बार टीडीएस क्यों आ रहा है, एक बार 194Q में और एक बार 194R में. इनफैक्ट एक सीबीडीटी सर्कुलर है कि एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 बार टैक्स काटने की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती. बट what I really want to point out is essentially there are no 2 separate transactions here. There is only there is no one transaction here. In fact, there are 2 separate transactions here. One transaction is purchase of MacBook from the distributors. That is one transaction. Second is the obligation to give the MacBook to the distributors. So that's a separate transaction. तो क्योंकि दो एक अलग ट्रांजैक्शन है, एक TDS 194Q में और दूसरा 194R में perfectly valid है, there is nothing incorrect or absurd in applying TDS in relation to the MacBooks twice. अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं. लेट अस से जो मैकबुक है वो डिस्ट्रीब्यूटर को तो देना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर में भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर के कंपनी के एमडी को दे दिया, या जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर एक पार्टनरशिप फर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पार्टनर को दे दिया. पहला एग्जांपल लेते हैं जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर के एमडी को दिया और एमडी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी. अब इसमें क्या होगा, सेक्शन 194R तो अभी भी लगेगा, बिकॉज अगर आप एबीसी एयरलाइन से पूछेंगे उनका जो ऑब्लिगेशन है मैकबुक देने का, वो ऑब्लिगेशन तो डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ ही है, तो वो 194R काटेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे. फर्दर द डिस्ट्रीब्यूटर हैज गिवन द मैकबुक टू द एमडी which is its employee. Now this MacBook will constitute a perquisite in the hands of the MD, and इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर को 192 में टीडीएस काटना पड़ेगा परक्विजिट बना के. सिमिलरली जहां पे मैकबुक दिया है एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के, तो पहले एबीसी एयरलाइन पार्टनरशिप फर्म के नाम पे 194R में टीडीएस काटेगी, एंड देन पार्टनरशिप फर्म आगे 194R पे TDS काटेगी in the name of the partner. In both the examples, essentially जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके हाथ में एक तरफ इनकम आएगा और दूसरी तरफ कॉस्ट आ जाएगा और उनका नेट इनकम 0 हो जाएगा, बट उनका एक तरफ TDS कटेगा और दूसरी तरफ उनको TDS काटना पड़ेगा अंडर 194R और 192 as the case may be. Therefore, essentially what I am saying is, हमें जब भी डिटरमिन करना है कि टैक्स विद होल्डिंग का क्या लायबिलिटी है, हमें एंड टू एंड एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो फाइनली बेनिफिट किसने कंज्यूम किया, राइट? दैट इज ऑफ utmost importance. In my example, the MacBooks originated from
द सेलर टू ABC एयरलाइन, उस पे 194Q आया, देन दे वेंट फ्रॉम ABC एयरलाइन टू द डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें 194R आया, देन डिस्ट्रीब्यूटर से उनके एम्प्लॉय या पार्टनर के ऊपर गया जिसपे फर्दर 192 या 194R का ऑब्लिगेशन आएगा. So that end-to-end examination has to happen on every transaction. We will have to check as to whether there is an obligation to withhold tax or not. Now that we have discussed the background, we are aware of the provision. Let us discuss what the circular 12 of 2022, which has been issued by CBDT, what does this circular say? Before I start to discuss the aspects that have been dealt with by the CBDT, एक बार के लिए जस्ट सर्कुलर का एक लेजिस्लेटिव पावर देख लेते हैं और एक इनका बाइंडिंग नेचर क्या है वो देख लेते हैं, और इस केस में उस सर्कुलर का क्या बाइंडिंग नेचर है वो भी हम एग्जामिन कर लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. वी विल कंटिन्यू टू जंप बैक ऑन दिस एस्पेक्ट थ्रू आउट आवर डिस्कशन. आप देखेंगे दैट एवरी टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग, इफ द सर्कुलर इज रनिंग कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन, हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे, कैन वी टेक अ पोजीशन व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू द सर्कुलर. सो टू अंडरस्टैंड दैट, फर्स्ट इस केस में इस सर्कुलर का बाइंडिंग नेचर समझ लेते हैं. सेक्शन 119 जो है वो सीबीडीटी को एम्पावर करता है कि वो किसी भी फॉर्म के ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस इशू कर सकती है टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज बिलो इट. एंड ऑब्वियसली बिकॉज सीबीडीटी इज सीनियर, द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिक्वायर्स दैट व्हाटएवर orders, instructions, etc. have been issued by the CBDT, they are binding on the income tax authorities, and it is not open for the income tax authorities to take a contrary position. Section 194R subsection 2 जो है वो CBDT को empower करता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ कुछ गाइडलाइंस इशू करें टू रिमूव डिफिकल्टीज इन एप्लीकेशन ऑफ द 194R प्रोविजंस. 194R3 ये कहता है कि जो भी गाइडलाइंस इशू की जाएंगी वो बाइंडिंग होंगी ना कि सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे, बट ऑल्सो ऑन द पर्सन प्रोवाइडिंग द बेनिफिट. दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि 119 में जो गाइडलाइंस इशू की जाती हैं वो सीबीडीटी करता है टू एंश्योर प्रॉपर कंडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अथॉरिटीज बिलो इट. And because those instructions, directions are meant for the income tax authorities, they are only binding on them. The courts have stated it on a number of instances. But 194R3 categorically कहता है कि ये guideline ना कि सिर्फ income tax authorities पे binding है, they are also binding on the provider of the benefit. And considering this importance, the Parliament has also ensured कि CBDT को unfettered power ना दिए जाए. पार्लियामेंट ने यह भी कहा है कि जो भी गाइडलाइन सीबीडीटी ले डाउन करेंगे इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर, दोस गाइडलाइंस विल बी लेड डाउन बिफोर द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन. नाउ लेट अस स्टिच ऑल ऑफ दिस टुगेदर. जो सर्कुलर इशू किया है वो इशू किया गया है 194R2 में एंड नॉट अंडर 119. जो नवनीत लाल जावेरी का फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे उन्होंने कहा है कि सर्कुलर जो है वो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन देते हैं सीबीडीटी का, एंड दैट सर्कुलर के जो कंटेंट्स होते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द टैक्स पेयर्स और ऑन द कोर्ट. ये प्रोपोजिशन एटलीस्ट एक हम ब्लाइंडली 194R2 के सर्कुलर पे नहीं लगा सकते. दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ 194R2 the provision categorically says that the circular will be binding on the provider. Normally, the circulars are not meant to be contrary to the income tax law, and where the court finds that the circulars are contrary to the income tax law itself, the courts will strike down the circular. But इस rule का भी एक exception है. अगर कोई parent legislation ही ये कहता है कि जो रूल्स या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के इशू किए हुए डायरेक्शंस जो हैं दे कैन बी कॉन्ट्ररी टू द पेरेंट लेजिस्लेशन, देन इन दैट केस द रूल्स एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन विल सर्वाइव इवन इफ दे आर रनिंग कॉन्ट्ररी टू द एक्ट. ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल अपहोल्ड किया है. लकीली इन केस ऑफ 194R ऐसा कुछ नहीं लिखा है.
194R does not, it merely says that it will be binding on income tax authority and the provider of the benefit or perquisite. But mind it, nowhere does the provision say that the circular will be binding even if it is running contrary to the income tax law. At least that aspect has not been stated in 194R. So therefore, what does that mean? What that means is, as long as the circular is in line with the powers that have been conferred by the Parliament on CBDT, that is, the circular is removing a difficulty in applying the provision. In such a case, the taxpayers will be bound by the circular and it will not be open to them to take a position which will be contrary to the circular. However, where the circular is stating something that is not for removal of difficulty, but which is contrary to the provisions of 194R or other provisions of income tax law, in such a case, it is possible to argue before the court that the circular should be read down, because the parent legislation should take a superior position over the circular. एक और जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, एज पर फाइनेंस एक्ट 2022 जो सेक्शन 194R है, दैट वाज सपोज्ड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022, बट ये जो सर्कुलर इशू किया गया है ये उससे पहले ही कर दिया गया, 13 जून को ये सर्कुलर इशू कर दिया गया. एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रोविजन है section 194R subsection 2 and subsection 3, which effectively empower the CBDT to issue this circular, if that provision which is empowering CBDT was not in effect, will the circular be applicable in the first place? Or in other words, जहां पे CBDT के पास एक underlying provision ही नहीं था और underlying power ही नहीं थी to issue a circular, could they have issued a circular or not? To my understanding, the answer to this should lie in section 22 of the General Clauses Act. ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई प्रोविजन आता है और उसके इफेक्ट के होने में there is some time period when the provision is passed by the parliament and when it will come into effect. If there is a time lag between this period, then the underlying executive authorities can continue to make rules or bylaws in relation to the said legislation, provided that the rules and bylaws will become applicable only when the provision comes into effect. Simply put, CBDT ये circulars तो issue कर सकता है, but ये circular का binding nature या इसका जो effect है वो आप ऐसे पढ़िए कि 1 जुलाई से ही applicable होगा, क्योंकि इस केस में provision ही 1 जुलाई से आ रहा है. We should not face any trouble. So therefore, to answer the question, even though the circular has been issued prior to the provision coming into effect, to my understanding, the circular will still continue to hold water. अब सर्कुलर के अंदर 3 तरह के ब्रॉड इश्यूज हैं जो डील किए गए हैं. पहला, सर्कुलर डील करता है with the meaning of benefits of perquisite. Then it also deals with the valuation of benefits and perquisite. And lastly, what is the manner of deduction in relation to the said provision. So we'll be discussing all these 3 aspects. Now, section 194R जो है वो एक obligation create करता है to deduct tax only if the benefit of perquisite is made available to the recipient and it is arising from the business or profession. There are certain items which may not be benefit or perquisite in the hands of the recipient. Say, for example, discount on certain goods or services. जो discounts हैं, by very nature, is a mere adjustment of the consideration. It is not a separate benefit or a perquisite. To illustrate this, let us say I agree to provide certain services to my client for 1 lakh rupees. I render the services, but after the rendition of services, the client tells me कि please अपने अपनी service का जो price है वो 1 lakh से कम करके उसको 75,000 कर दीजिए. To which, let us say, for whatever reason I agree to.
I reduce the price of my services from 1 lakh to 75,000. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने क्लाइंट को 25,000 का कोई वो दिया बेनिफिट या परक्विजिट. दिस इज मेयरली अ केस जहां पे मैंने अपनी सर्विस की वैल्यू ही रिड्यूस कर दी है. सो देयरफॉर जनरली इट इज अंडरस्टूड कि जो बेनिफिट और जो डिस्काउंट्स होते हैं दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट. These are merely recalculation of the agreed consideration. Then also there are certain kinds of receipts जो income ही नहीं बनते हैं. For example, certain capital receipts not chargeable to tax. This I am saying because जो capital receipts होते हैं generally कहा जाता है कि उनका source ही नहीं है and these are not even considered to be income. For example, जैसे ये सेहम हार्बर डॉक के केस में ये माना गया है कि कैपिटल सब्सिडीज जो होती हैं ये बिजनेस के नेक्सस में नहीं होती हैं, देयरफॉर दे आर नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम एंड दीज आर मेयरली कैपिटल रिसीट्स. वी आल्सो नो दैट फेमस सुप्रीम कोर्ट केस इन पुन्नी शुगर मिल्स जहां पे कोर्ट ने ये कहा था कि कैपिटल सब्सिडीज जो कि किसी पर्टिकुलर एसेट के साथ लिंक नहीं करती हैं, दे आर कैपिटल रिसीट्स एंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स. व्हाई आई एम साइटिंग ऑल ऑफ दिस इज it is generally understood that both discounts and capital receipts not chargeable to tax are not in the nature of benefit or perquisite arising in the course of business. But it seems that CBDT has taken a contrary position. We'll be discussing that in detail. Further, CBDT has deemed certain kinds of things to be benefit or perquisites, which in my humble opinion are a bit of a misinterpretation. एक पॉइंट पे सीबीडीटी ने ये भी कहा है कि जो डिडक्टर हैं उनको ये नहीं देखना चाहिए कि क्या जो डिडक्टी हैं उनको इस इनकम को वेदर दे आर लायबल टू ऑफर इट टू टैक्स और नॉट. As long as it is a benefit or a perquisite arising in the course of business or profession, the provider should simply withhold tax. To some extent this is logical also, as long as देखिए at the end of the day जो TDS provision है they cast an obligation on the deductor to withhold the tax. तो वो डिडक्टर का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि उनके अकॉर्डिंग वो जो पे कर रहे हैं whether that is in the nature of benefit or perquisite or not. अगर the provider feels that it is in the nature of benefit or a perquisite arising in the course of business, the provider should withhold the tax. The provider should thereafter not look कि अब ये बेनिफिट और परक्विजिट जो है whether ये एक्चुअली में टैक्स होगा कि नहीं रेसिपिएंट के हाथ में, उनका कोई लॉस है या वो इस तरह के बिजनेस में है जिससे इनकम टैक्स नहीं होगी, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिर उन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए. देन द टैक्स शुड बी विदहेल्ड. टू दिस एक्सटेंट द सीबीडीटी सर्कुलर सीम्स टू बी करेक्ट. Then there are certain issues in relation to valuation of benefit or perquisite, what CBDT has stated, what practical challenges are arising, those also are worth discussing. Now before we discuss कि सुप्रीम कोर्ट कि सीबीडीटी ने बेनिफिट या परक्विजिट को कैसे देखा है, एक बार के लिए परक्विजिट का पहले मीनिंग जान लेते हैं. हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक फेमस केस है ओवन के नाम से, जहां पे ये कहा था कि एक ट्रैवल एक्सपेंसेस जो एक डॉक्टर्स को रीइंबर्स किए जाते हैं, जहां पे हॉस्पिटल खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर रहा है डॉक्टर के ट्रैवल की, उस तरह के जो पेमेंट्स रीइंबर्समेंट्स होती हैं, दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट. माइंडेड, द actual invoice किसके नाम पे है, normally that is never relevant. What is important is who is assuming the responsibility of the underlying expense. In the case of Owen, this is exactly what House of Lords had held, that because the responsibility of traveling was being assumed by the hospital, the reimbursement given to the doctor for the travel was therefore not a benefit or a perquisite and not a taxable receipt. There is also this famous case of Tennant versus Smith, which I will refer at a number of places after this slide. Tennant and Smith में क्या था कि Smith जो थे, he was a manager and he was given a place in a bank, and वो बैंक में ही काम करते थे. बैंक ने बोला कि आप बैंक के अंदर फ्री में स्टे कर सकते हैं. So he was given a rent-free accommodation within the bank itself. So the question arose is whether the notional value arising from this could be taxed in the hands of manager or not. Back in those days, what was stated was कि
ये जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन, दिस इज मेयरली अ नोशनल इनकम एंड देयरफॉर दिस इज नॉट टैक्सेबल. वी नो आज की डेट में तो रेंट फ्री अकोमोडेशन हैज बीन डीम्ड टू बी a perquisite in the hands of the employee. But what I'm trying to say is, in the absence of such deeming fictions, these kind of notional benefits are not in the nature of benefits or perquisites and therefore are not taxable. They merely constitute a reduction in an expense that a person would have otherwise incurred, but not a separate inflow of income. And lastly, this case of McDonald versus Shang, जहां पे ये कहा था कि commission payable to an employee for a past year's performance is a perquisite but not in the nature of salary. This I'm saying because the amount that is received on account of a benefit that was done earlier is over and above the agreed consideration, and therefore it is in excess of something that you otherwise ought to have received, and therefore it is in the nature of perquisite and not the main payment of salary. So therefore, what are the features of benefit of perquisite? One, the benefit of perquisite may or may not be monetary, right? Normally, जो है, it could be a monetary payment, it could be a non-monetary payment. However, section 194R में and section 28(4) में only non-monetary benefits are supposed to be covered. We'll discuss this in detail, but I want to mention, दो नॉर्मली बेनिफिट ऑफ परक्विजिट कैश में हो सकते हैं, 194R में जो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट मेंशन्ड है वो सिर्फ नॉन मॉनेटरी. क्यों है हम डिस्कस करेंगे. A perquisite is something which arises by reason of a personal advantage over and above regular remuneration. जैसा हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया, अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं एंड वो सर्विस के बदले में वो मुझे कोई, लेट अस से they give me a car. In this case, the car is not a benefit or a perquisite. It is the consideration for rendering the service. Car can become a benefit or perquisite agar this was not even part of my agreed consideration. It is something which is to my personal advantage and over and above my agreed consideration. Right? The assessee should also get the right to use the benefit or perquisite on his own terms. Again, this is extremely important. एक बेनिफिट और परक्विजिट जहां पे असेसी को किसी चीज का एक्सेस दिया जाता है और असेसी उसको अपने विशेस के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकता, इज नॉट अ बेनिफिट और परक्विजिट. मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड केस स्टडी लिया है टू एक्सप्लेन दिस एस्पेक्ट. किसी अमाउंट को रीइंबर्स कर देना अगेन इज नॉट अ बेनिफिट और परक्विजिट. एंड बेनिफिट और परक्विजिट तभी होगा अगर उसको हम एक्यूरेटली मनी में मेजर कर पाएंगे. ये कुछ ब्रॉड फीचर्स हैं. इन सब फीचर्स के ऊपर मैंने कुछ केस स्टडीज लिए हैं, कुछ केस लॉज लिए हैं टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस. नाउ मैंने ये डिस्कस किया कि 194R जो है वो सिर्फ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स की बात करता है. व्हाई डिड आई मेक दैट स्टेटमेंट? इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जैसा टेनेंट एंड स्मिथ के केस में हुआ था, नॉर्मली जहां पे एक बेनिफिट परक्विजिट को आप कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, इट इज मेयरली अ केस जहां पे आपने किसी को एक्सेस दिया फॉर अ लिमिटेड पर्पस, उस तरह के केसेस को नॉर्मली बेनिफिट परक्विजिट माना ही नहीं जाता. तो जहां पे एक बैंक मैनेजर को बैंक के अंदर रहने दिया, दैट इज अ नोशनल बेनिफिट जिसको आप कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज बैंक विल नॉट अलाउ एन अदर पर्सन टू स्टे विद इन द बैंक. सो देयरफॉर नॉर्मली दीज काइंड ऑफ benefits were not even taxable. But to override this kind of judgment, एक फ्रेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू कैश और नॉट. नाउ ये जो फ्रेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फेमस केस है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा गया कि अगर एक कंपनी ने कोई रीपेमेंट करना है लोन का और लोन का वेवर कर दिया जाए, तो इज देयर अ बेनिफिट और परक्विजिट और नॉट. सुप्रीम कोर्ट ने 28(4) को एग्जामिन करते हुए ये कहा कि 28(4) में सिर्फ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट और परक्विजिट आते हैं, एंड देयरफॉर जो लोन का वेवर है दैट एसेंशियली मींस दैट यू आर लेफ्ट विद कैश दैट यू डोंट हैव टू पे बैक. सो देयरफॉर इस तरह के वेवर्स जो हैं, बिकॉज दे आर लीडिंग टू अ मॉनेटरी बेनिफिट, they are not covered in section 28(4). Now
why does the Supreme Court say that it is only covering non-monetary benefit? Well, the answer is, ये जो phrase है, whether convertible into cash or not, अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से, ये प्रीसपोज कर रहा है कि बेनिफिट और परक्विजिट कैश में नहीं है. क्योंकि कैश में नहीं है, तभी बात हो रही है कि अगर उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे या नहीं भी करेंगे. So therefore, the Supreme Court states that in terms of section 28(4), only non-monetary benefits are covered there. Now, 194R में भी same phrase use किया गया है. That is, benefit or perquisite, whether convertible into money or not. Therefore, applying the judgment of Supreme Court, it can be inferred that what the Parliament intended to cover in section 194R were only non-monetary benefits or perquisite. There is another way by which this interpretation can be justified. 194R in the memorandum states that it is meant to detect certain transactions which could not be detected because the taxpayers were not reporting it. Where some benefit or perquisite is received in the form of cash itself, there is no scope that it does not get reported because your balances are adjusted to that effect. It is only on receipt of non-monetary benefits that the transactions escape the tax net. So therefore, looking at this specific phrase, whether convertible into money or not, along with the fact that the intention was to detect certain transactions that were not getting detected, it could be a fairly reasonable assumption that 194R only seeks to extend to cases involving non-monetary benefit or perquisites. However, when we look at the CBDT circular, that is this circular 12 of 2022, to my understanding, what the CBDT interprets or misinterprets is they say that this is applicable both to monetary and non-monetary benefits. To my understanding, what is given by CBDT is not in line with the provision and the Supreme Court judgment in Mahindra and Mahindra. Now, a question could be raised that 194R3 categorically states that the circular is binding on the provider also, that is binding on the taxpayer also. Then can a taxpayer take a contrary position to the circular? To my understanding, the way we should read 194R3 is that it is binding to the effect as long as it is it finds nexus to the powers that were given to the CBDT. CBDT was only given the power to remove difficulties in applying the provision. The power given to CBDT was not to interpret and expand the scope of the provision. Because the interpretation given by the CBDT is expanding the scope and not in relation to removal of any difficulty, one could take a position that this aspect of the circular is not binding on the taxpayers. But I want to put in a word of caution here that obviously the circular to that extent therefore will have to be challenged before an appropriate court. Only when the court reads it down, the taxpayers should take that position. Until that is done by an appropriate forum, the circular continues to be binding on the provider. So therefore, there is a need to challenge that aspect and therefore get a ruling to read it down. Next aspect is in relation to sales discount, cash discount, and rebate. Before I discuss again the position taken by the CBDT, what is given in the circular is that an airline that the sales discount, cash discounts, and rebates are in the nature of benefit or perquisite, but they say to remove difficulty, we are saying no TDS applicable on them. Now, while one may think that, well, they have taken away the requirement to apply 194R, therefore there is no debate on this issue. But I would say that because they have given the exception only for certain identified kinds of discounts, the dispute could still arise. I can explain this with the help of an example. Now, say ABC Airlines offers its tickets on Delhi to Bombay sector to its travel agent at 5,000, while the price of the tickets on the say website of the company is 6,000. The agent further sells the tickets at 5,800. Now,
in a given month, the travel agency facilitated more than 10,000 seats, and therefore the airlines offered them a credit note of say 10,000 rupees because they have done a volume business. Now, as per the CBDT circular, the discounts and rebates are benefit perquisite, but no TDS to be deducted. The problem that will arise is, okay, the moment this 10,000 is received by the agent, a question will arise whether it is a discount or not. Because if the moment we go back to the CBDT circular and try and place a reliance on the circular, we will continue to struggle and ask ourselves a question, what is the nature of this 10,000? Is it benefit or is it in the nature of discount? According to me, the way we should look at it is, Supreme Court in a number of cases has stated that discount is merely an adjustment in the consideration. In certain excise cases, the Supreme Court has stated that इससे फर्क नहीं पड़ता कि डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस पे लिखा था कि नहीं लिखा था, कि डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट नोट के फॉर्म में दिया गया कि बाद में कैश किया, डिस्काउंट जो है उसका एडजस्टमेंट स्टार्टिंग में हो गया कि बाद में कुछ रीइंबर्समेंट के बाद में कुछ पेमेंट दिया गया, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता. द टेस्ट इज whether the fact that a discount could be given was known at the time of making the initial supply. As long as, in my example, the agent knew at the time of buying the ticket at 6,000 that if he sells a particular number of tickets, he will get a rebate from the airline company. What is the nature of 10,000 will be in the nature of discount. तो अगर आपको पहले से ही पता था कि इसमें कुछ रिडक्शन हो सकता है, तो उसका नेचर डिस्काउंट ही रहेगा. So therefore, if the answer to the fact is that it is merely an adjustment to the consideration, and the said adjustment was contemplated at the time of original supply itself, the adjustment will be merely in the nature of discount and not a benefit or perquisite, and accordingly will not entail tax reduction under section 194R. कुछ ऐसा ही केस है फ्री सैंपल्स के साथ भी. दी सर्कुलर कैटेगोरिकली एक ही लाइन में बोलते हैं कि फ्री सैंपल्स जो हैं वो बेनिफिट और परक्विजिट हैं और उनके ऊपर टीडीएस कटेगा. इस केस में देयर इज नो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें उन्होंने कोई एक्सेप्शन क्रिएट किया है. फ्री सैंपल्स के ऊपर टीडीएस काटने के लिए बोला है. सो टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल. से एक एबीसी कंपनी है जो नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स में डील करती है, बट उन्होंने अभी कुछ कैंडीज भी मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है. टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, वो अपने डीलर्स को बोलते हैं कि आप कैंडी एक कोल्ड ड्रिंक के साथ फ्री में दीजिए, सो दैट द कस्टमर्स कैन एक्सपीरियंस द कैंडी. तो डीलर जो है वो हर एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक के साथ एक कैंडी फ्री में दे रहे हैं. ये क्लियरली कैंडी के पैकेट पे लिखा है कि दे आर नॉट मेंट फॉर इंडिविजुअल सेल, यानी कि वो जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अलग से जाके कैंडीज बेच नहीं सकते. उनका काम ये है कि एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक के साथ एक कैंडी जाएगा और ये अलग से बिकेगा नहीं, तो कस्टमर को एक बॉटल के साथ एक कैंडी मिलेगा. तो देयरफॉर द क्वेश्चन इज कि ये जो सैंपल्स दिए गए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इसके ऊपर 194R का लायबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा. सी, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका काम है सिर्फ कैंडी को रिसीव करके आगे कस्टमर को पास ऑन कर देना एक कोल्ड ड्रिंक के साथ. इस फ्री सैंपल से उनको कोई अलग से बेनिफिट या परक्विजिट मिल ही नहीं सकता. सो देयरफॉर these free samples which are not meant for sale can never constitute a benefit and therefore should not entail tax reduction under section 194R. Now एक example लेते हैं. Let us say candies के ऊपर लिखा नहीं है कि they are not for sale. Let us say the simple contract is कि ABC जितनी cold drinks बेच रहा है उतने के साथ वो free candies दे देते हैं. In such a case, can one say that it is in the nature of benefit or perquisite? I would go on to say that even in such cases, it can be argued it is not in the nature of benefit or perquisite, but merely a case of bundled supply. तो अगर उन्होंने मान लीजिए 8 रुपए का कोल्ड ड्रिंक बेचा है, तो 8 रुपए के प्राइस के अंदर ना कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का प्राइस इंक्लूडेड है, कैंडी का भी प्राइस इंक्लूडेड है. और इस एस्पेक्ट पे तो सीबीडीटी भी कंकर करता है कि अगर आप एक ही प्राइस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स दिए हैं वो बेनिफिट और परक्विजिट नहीं है. सो देयरफॉर टू माय अंडरस्टैंडिंग हर केस में फ्री सैंपल बेनिफिट और परक्विजिट नहीं बन जाएगा.
ये भी एक फैक्चुअल एनालिसिस से देखना पड़ेगा कि वो बेनिफिट या परक्विजिट है कि नहीं। नेक्स्ट है डीलर्स कॉन्फ्रेंसेस को लेके। अगेन इस पे भी सीबीडीटी ने काफी डिटेल में लिखा है कि डीलर कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वेदर उसके ऊपर टीडीएस लगेगा कि नहीं। टू सम एक्सटेंट आई थिंक द पोजीशन स्टेटेड बाय सीबीडीटी इज करेक्ट आल्सो, बट कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है व्हिच आई इंटेंड टू डिस्कस। सो सीबीडीटी स्टेट्स के जहां पे डीलर कॉन्फ्रेंसेस का नेचर ऐसा है कि दे आर गोइंग टू बेनिफिट द प्रोवाइडर। मान लीजिए आप कोई अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, या आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, इस तरह के केसेस में तो कोई बेनिफिट परक्विजिट पास नहीं हो रहा है। द प्रोवाइडर इटसेल्फ इज डूइंग फॉर इट्स ओन बेनिफिट एंड देयरफॉर वहां पे तो टीडीएस काटने का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। बट जहां पे आप उनको कुछ पर्सनल एडवांटेज के लिए, मान लीजिए उनको किसी वेकेशन पे भेज रहे हैं, वहां पे सीबीडीटी सर्कुलर सेज दैट टीडीएस काटने की लायबिलिटी आएगी। नाउ just to discuss all of this by way of an example, let us say that एक डीलर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है जहां पे डीलर्स को भेजा जा रहा है, जहां पे डीलर्स को कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जा रही है एंड उनकी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए एक से फॉर एग्जांपल एक एग्जॉटिक लोकेशन पे गोवा में या कहीं इंडिया से बाहर सारे डीलर्स को एक प्रोवाइडर इकट्ठे कर रहे हैं। Now, इस केस में if the primary benefit of the dealer conference is to only educate them or to address their queries, तो कोई बेनिफिट उठने का सवाल ही नहीं है, तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी। बट लेट अस से इसी एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि अभी आप जो हैं वो कॉन्फ्रेंस जो है वो क्रूज शिप पे कर देते हैं या स्विट्जरलैंड ले जाते हैं। अब someone could ask कि देखिए ये जो सारे आपको नॉलेज देना था या जो आपको उनके डाउट्स क्लैरिफाई करने थे, उसके लिए why is there a need to go to cruise ship or to take them to Switzerland? तो थोड़ा सा इस तरह का फैक्चुअल एनालिसिस साथ साथ करना पड़ेगा टू डिटरमिन वेदर इन केस ऑफ डीलर कॉन्फ्रेंसेस इज देयर अ रिक्वायरमेंट टू विदहोल्ड टैक्स और नॉट। एक सवाल ये भी है कि सीबीडीटी सर्कुलर में ऐसा लिखा है एक जगह कि वेयर द ओनली सिलेक्ट डीलर्स are chosen based on certain targets, तो उस केस में बेनिफिट परक्विजिट होगा। To my understanding, it is not about the case of select dealers or all dealers. The point is कि आप उनको जो डीलर्स को बुला रहे हैं, चाहे सिलेक्टेड चाहे ऑल, वो आप उनको किस पर्पस के लिए बुला रहे हैं? अपने पर्पस के लिए, एजुकेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, या उनको किसी बेनिफिट पे देने के लिए? देन एक जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन को लेके कि मान लीजिए आपका 4 दिन का कॉन्फ्रेंस था और 3 दिन तो आपने उनको एक्चुअल में कुछ नॉलेज प्रोवाइड की, लेकिन एक दिन के लिए आपने कोई लेजर एक्टिविटीज रख दी और साथ में आपने ये भी अलाउ किया कि डीलर की फैमिलीज साथ में आ पाएंगी, तो इस केस में क्या आंसर होगा? तो सीबीडीटी सर्कुलर ये कहता है कि जो एक दिन का बेनिफिट है जहां पे लेजर एक्टिविटीज हो रही हैं प्लस फैमिली को लेके आने का बेनिफिट है फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 4 डेज, पूरा जो है वो बेनिफिट परक्विजिट है। टू सम एक्सटेंट दिस इज राइट ऑल्सो, बट द क्वेश्चन इज इनका वैल्यूएशन कैसे होगा? लाइक आई गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो एटलीस्ट मेरे पास इस तरह के क्वेरीज आ रहे हैं। सो से फॉर एग्जांपल 4 दिन का ट्रिप था, 3 दिन तो आपने एजुकेशनल आपने उनको एजुकेशन दिया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, बट लास्ट डे पे लेट अस से आपने एक सेलिब्रिटी को बुलाया है परफॉर्म करवाने के लिए, तो वो सेलिब्रिटी परफॉर्म करके जाते हैं। देयर आर सम अदर एंटरटेनर्स से मैजिशियंस और अदर पीपल जो वहां पे आते हैं और परफॉर्म करके जाते हैं सारे डीलर्स के सामने। देन देयर इज सम लंच दैट इज होस्टेड, देयर इज डिनर दैट इज होस्टेड, हाई टी है। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो एक कंसोलिडेटेड एक्सपेंस होगा। आप इसको अब डीलर्स में कैसे एट्रीब्यूट करेंगे? वन वे इज जो वन कुड थिंक कि सारे खर्चे को लीजिए और सारे डीलर्स में इक्वली बांट दीजिए, राइट? बट ऑब्वियसली इस तरह की चीजें सर्कुलर में आंसर नहीं है। दो द सर्कुलर सेज के टैक्स काटना है, at what how that value has to be determined, according to me वो थोड़ा reasonable basis पे someone will have to take a call. Next is the issue in relation to reimbursements. जैसा हमने कहा, हमने केस लॉस भी देखे
कि ओवन का जैसे केस था हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, कि अगर एक डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल में जाने के लिए, फिर भी हॉस्पिटल उनको ट्रैवलिंग के लिए उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट इनकर करता है, तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो डॉक्टर के लिए बेनिफिट परक्विजिट बन सकती है। बट जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हॉस्पिटल का था कि वो डॉक्टर को हॉस्पिटल से टू एंड फ्रो ट्रैवल कराएं, वहां पे कोई बेनिफिट परक्विजिट होने का पॉइंट नहीं है, और उसके इसमें रीइंबर्समेंट जो है वो बेनिफिट परक्विजिट नहीं बनेगा। बट सीबीडीटी जो है वो बेनिफिट परक्विजिट डिटरमाइन कर रहे हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द ऑब्लिगेशन एंड हु हैज टू इनकर द ऑब्लिगेशन, बट मोर ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस किसके नाम पे है। सो इन दैट सेंस दे आर लुकिंग एट द पोजीशन इन अ वे लाइक जैसे हमारे जीएसटी में देखा जाता है, दैट प्योर एजेंट वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी दैट पोजीशन स्टेटेड इन द सर्कुलर इज अ बिट ऑफ अ मिसनॉमर। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मेरा एक क्लाइंट है, वो मेरे को बोलता है कि सर आपने मेरे को सर्विसेज दी, प्लीज आप बाहर एक वेकेशन लेके आइए, राइट। मैं अपने नाम पे टिकट्स बुक कराता हूं, मैं सारे खर्चे करता हूं, मैं बाहर घूम के आता हूं, इट्स प्योरली अ लेजर ट्रिप, एंड देन मैं इंडिया वापस आ जाता हूं। क्लाइंट जो है मैं उनके ऊपर बोलता हूं सर मेरे को पैसे दीजिए, आपके कहने पे गया था, क्लाइंट ने मेरे को पैसे दे दिए। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ केस ऑफ रीइंबर्समेंट, इट इज अ केस जहां पे क्लाइंट मेरे को क्लियरली बेनिफिट परक्विजिट दे रहा है, बिकॉज मेरा लेजर ट्रिप मेरा क्लाइंट स्पॉन्सर कर रहा है। तो इवन दो इनवॉइस इज इन माय नेम, देयर शुड बी अ लायबिलिटी टू विदहोल्ड टैक्स। इसी सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स कर देते हैं। क्लाइंट बोलता है सर प्लीज मेरे प्रीमिसेस पे आइए, आप आके मुझे सर्विसेज दीजिए। मैं वहां पे कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के लिए क्लाइंट के प्रीमिसेस पे ट्रैवल करता हूं, और जो बिल है वो मेरे नाम पे, लेकिन क्लाइंट मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट इनकर करता है, और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट वो ट्रैवलिंग कॉस्ट क्लाइंट को ही इनकर करनी थी। इस केस में जस्ट बिकॉज बिल इज इन माय नेम, द रीइंबर्समेंट शुड नॉट टेक द कलर ऑफ बेनिफिट परक्विजिट, बिकॉज वो ऑब्लिगेशन हमेशा से मेरे क्लाइंट का था। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मी बिल जो है वो रेलेवेंट टेस्ट नहीं है। रेलेवेंट टेस्ट ये रहेगा कि ऑब्लिगेशन किसका था। अगर ऑब्लिगेशन जो है वो प्रोवाइडर का ही था पहले टाइम से, देन अ मेयर रीइंबर्समेंट जैसे हम नॉर्मली समझते हैं should not constitute a benefit or a perquisite. Again, as I had earlier stated, the position to this extent is contrary to the CBDT circular, but what the circular is stating is effectively expanding the scope of the meaning of the term benefit or perquisite, which CBDT was not empowered to do, and to that extent the circular should not read to be binding. It has obviously to be challenged before an appropriate forum. अब ये जो लास्ट मुद्दा आता है सीबीडीटी में, दैट इज सर्कुलर में, दैट इज हाउ टू एंश्योर दैट द टैक्स इज डिडक्टेड। सेक्शन 194R provides for deduction of tax or ensuring that tax on benefit is paid by the recipient. Now, how do we ensure that the tax is paid by the recipient? The person providing can ensure that the tax is paid by taking a self-declaration along with an evidence of deposit of tax. That is what the CBDT circular states. So is sub details ko they say that the TDS return form will be updated so that these kind of declarations can be included even in the TDS return. I'm just asking myself a question thoda sa, which is like a bit I'm a bit curious on this. What the circular does not contemplate is कि कई ऐसे cases हो सकते हैं जहां पे जो benefit perquisite है उसके लिए रेसिपिएंट को टैक्स देने का जरूरत ही ना हो। लेट अस से रेसिपिएंट इज इनटू ह्यूज लॉसेस एंड उनको एडवांस टैक्स पे करने का लायबिलिटी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, लाइक द रेसिपिएंट विल टेल मी कि सर आप मेरे को बेनिफिट परक्विजिट दो, मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं दैट आई एम इनटू लॉसेस, आई डोंट नीड टू डिपॉजिट टैक्स, बट द सर्कुलर सेज दैट आपको उनसे एडवांस टैक्स का एक चालान वगैरह लेना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि बेनिफिट परक्विजिट पे टैक्स चला गया। I think these are certain areas जहाँ पे maybe CBDT can provide clarification how to deal with these kind of areas. That is going to be a bit of a challenge. The other is what could be the issues where the dealer disputes tax deduction. मैं बोल रहा हूँ मैंने benefit perquisite दिया, डीलर मान नहीं रहा है, what are the options left? तो उस केस में obviously यहाँ तो आप grossing up करना पड़ेगा, क्योंकि डीलर तो आपको कोई इस तरह का कोई सेल्फ डिक्लेरेशन देगा नहीं, और ना ही he will want to pay tax in such cases. With this, I come to the issue of valuation of perquisite.
perquisite का valuation again is a yes Rajesh sir. Yes, sir. रंजोत सिंह जी कंटिन्यू Yes, sir. कीजिए, कोई इशू नहीं। Sorry sir. आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Okay, okay sir. Okay. So next is the position in relation to the valuation of the benefit of perquisite. Again, this itself is a very contentious issue. जो benefit और perquisite है, उसके ऊपर हम वैल्यू के ऊपर हमने 10% टैक्स विदहोल्ड करना है, तो ये that is clear. So the question is, what is the value on which tax is to be withheld? CBDT circular says that in case the goods or the services are availed by the provider itself and thereafter given to the recipient, in such cases it is the cost that has been incurred by the valuer. And where the valuer gives something that is otherwise manufacturing or dealing in, then जो उनका normal price है जो वो customer से charge करते हैं वो benefit of perquisite है. So इसको test करते हैं whether this proposition is in line with what the courts have stated in relation to the principles of valuation. Tennant versus Smith हमारा famous case जो हम throughout discuss करते आ रहे हैं, House of Lords ने इस case में ये कहा था कि assessable value जो है वो होगा based on the estimated value monetary terms में जो एक independent person उस तरह के benefit या perquisite के लिए देने के लिए ready होगा. तो यानी कि it is not about the value जो recipient perceive करता है, it's not about the value जो provider perceive करता है. The question is कि एक independent third party इस amount के लिए कितना pay करता है. That is the question we have to ask. इसी को establish करने के लिए ये एक famous case है House of Lords का, Abbott का, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डायरेक्टर ने कुछ सूट्स गिफ्ट किए अपने एम्प्लॉइज को ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस. तो जो रेवेन्यू है उन्होंने जितने के एम्प्लॉयर ने ये सूट्स परचेज किए थे उनको उन्होंने परक्विजिट मान लिया. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा कि परक्विजिट की जो वैल्यू है वो ये नहीं होगी जितने के सूट्स परचेज किए थे एम्प्लॉयर ने, बट आप जाके ये देखिए कि अगर जो एम्प्लॉय है वो रिसीव करने के बाद इनको इमीडिएटली मार्केट में बेचता तो कितने के बिक जाते, वो जो वैल्यू है वो बेनिफिट या परक्विजिट बनेगा. सो नॉर्मली जो हम जैसे समझते हैं, इट इज द प्राइस दैट एन इंडिपेंडेंट पर्सन वुड हैव पेड फॉर दैट बेनिफिट ऑफ परक्विजिट, नॉट अ परचेज प्राइस in the hands of the provider. Similarly, there's another case which says that where what is given is freely transferable, the value may be found by determining what a willing but not an anxious purchaser might pay for it. यानी कि normally जो market में कितने का बिकेगा, not in certain stray cases वो कितने का बिक रहा है. So इससे just derive करते हुए जो वैल्यूएशन है बेनिफिट ऑफ परक्विजिट का, इट इज नॉट द परचेज प्राइस, इट इज डेफिनेटली नॉट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस आल्सो. द वैल्यूएशन ऑफ द बेनिफिट हैज टू बी द रीसेल प्राइस, जो उसका नॉर्मली जो उसका प्राइस होगा वो लेना पड़ेगा इफ इट इज इमीडिएटली सोल्ड आफ्टर इट्स रिसीट एंड इट इज सोल्ड टू एन ऑर्डिनरी कस्टमर, नॉट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स लाइक दीज क्लब पॉइंट्स, मेंबरशिप पॉइंट्स एक्सेट्रा, उनका वैल्यू डिटरमिन करना डिफिकल्ट रहता है. तो इस केस में ये कहते हैं कि इवन इफ उनका जो वैल्यू है, लेट अस से दीज में नॉट बी ट्रांसफरेबल टू अदर कस्टमर्स. सो मेरे बैंक ने मान लीजिए मेरे को कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए और मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता. तो इन दीज काइंड ऑफ केसेस दे से कि आप मान के चलिए कि अगर ये पॉइंट्स सेलेबल होते तो मार्केट में कितने के बिकते, उसके बेसिस पे आप उनका वैल्यू निकालिए. So to that extent, where the CBDT circular says it is the purchase price in the hands of the provider, that position is not correct. However, in my practical experience, what I'm seeing is, because it is very easy to determine the purchase price, and in that sense, जो market में sellable price है, वो थोड़ा subjective है. जो providers हैं, वो they are easing towards applying the purchase price itself. इसको मैं थोड़ा सा just example से demonstrate करता हूँ, and I'll also say what are the other practical challenges being faced with it. So say for example, एक company जो है
वो अपने डीलर्स को एक से फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच गिफ्ट कर रहे हैं. Let us say the otherwise market value of wristwatch, it's a let us say luxury wristwatch, the market value is of the wristwatch is say 30,000 rupees, but because company ने bulk में purchase किया है, let us say उनको 18,000 का wristwatch मिल गया. The first question is whether the company should deduct tax on 18,000 or 30,000. As I said, as per CBDT circular, it is on 18,000. And since 18,000 का value is less than 20,000, assuming no other benefit given during the year, so there should be no requirement to withhold the tax. लेकिन अब practical challenge के साथ कंपनी अपने डीलर्स को ये एडवर्टाइज करती है कि वो उनको 30,000 का प्रोडक्ट दे रहे हैं. Therefore, they don't want the dealers to know कि उन्होंने ये wristwatch 18,000 में परचेज किया था. So practical question arises, can the company withhold tax on 30,000? According to me, the answer is yes. Definitely, CBDT will not dispute tax withholding at a higher rate. So therefore, अगर company को 30,000 पे tax withhold करना, which marks, say for example, the MRP of the product, the company can do it. Mind it, in the hands of the dealer, even though tax is withheld at the rate of 30,000, that doesn't mean the dealer का income 30,000 हो गया. To determine what is the income of the dealer, the test to be applied is कि अगर डीलर वो घड़ी बेचने जाए आज की डेट में ही, तो वो घड़ी मार्केट में कितने की बिकेगी. If the answer to that, say for example, is 22,000, 25,000, तो डीलर को फिर सिर्फ इतना ही इनकम बुक करना चाहिए, ना कि 30,000 जितने पे टीडीएस कटा है. राइट? ये भी सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि बेनिफिट और परक्विजिट की वैल्यू में जीएसटी का वैल्यू ऐड नहीं किया जाएगा. तो देयरफॉर both for the purpose of determination of threshold of 20,000 as also for the purpose of tax reduction, जितने का परचेज प्राइस है वही लिया जाएगा. परचेज प्राइस के अंदर जो कंपनी ने जीएसटी पे किया है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, इवन दो जीएसटी में अदरवाइज भी नॉन क्रेडिटेबल, बिकॉज ये फ्री में आगे गिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जीएसटी का हो सकता है क्रेडिट ना मिले, बट डिस्पाइट दैट जीएसटी को बेनिफिट और परक्विजिट की वैल्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है एज पर सीबीडीटी सर्कुलर. Next, I just wanted to discuss the case studies before I wrap this 194R का. So, say ABC Pizza करके एक कंपनी है जिन्होंने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है मिस्टर ए के साथ for setting up a store in Mumbai. Let us say as per the franchisee agreement, ABC जो है वो मिस्टर ए की जो शॉप में कुछ consistency लाना चाहते हैं and they want to ensure that the outlets they have the same look and feel throughout the country. So for this purpose, वो ABC को they give some furniture free of cost to put at their outlet, but the condition is that they will continue to use the furniture throughout the period of franchisee agreement. After the period of franchisee agreement is over, they are supposed to return the furniture back to ABC Pizza. So the question is कि जो उन्होंने during the period of franchisee agreement जो उनको फर्नीचर मिला फ्री ऑफ कॉस्ट, द राइट टू यूज द फर्नीचर, वेदर एबीसी पिज्जा हैज टू विदहोल्ड टैक्स ऑन दैट बेनिफिट ऑफ परक्विजिट. As I stated in the beginning, this is a case where one, the furniture is being given not for a personal consumption, but merely for the purpose of use during this period. This will not constitute a benefit for Mr. A. The other argument could be that this furniture has been given to Mr. A only to ensure consistency for ABC's for all outlets of ABC. So therefore, the primary beneficiary of this is ABC and not Mr. A. On that count also, there is no requirement to withhold tax. Next is, what if they provide an interest-free loan to Mr. A? The answer will still continue to be same. Even if they provide an interest-free loan, essentially during this time, this is only marking a reduction in cost in the hands of A. This does not mark a separate benefit that is given by ABC Pizza, right? And therefore, for that reason,
it may not qualify a benefit or perquisite because it is only a notional income. Now, there's another case study. Say ABC car manufacturers has local dealers in every state of the country. Now, let us say ABC car jo hai, it enters into an agreement with an app-based training module to provide digital marketing and customer management courses to the employees of the dealer. The cost of the course will be met by ABC Cars. First question is, जो ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो अप एडू दे रहा है, दी ऐप बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल डीलर्स को, क्या उसको बेनिफिट ऑफ परक्विजिट बोला जा सकता है कि नहीं? आई थिंक इवन एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर, these kind of free education programs etc provided, it can be inferred, are not in the nature of benefit to the dealers, but the primary beneficiary is ABC Cars itself, and therefore there is no requirement to withhold tax. Would the answer be different if the course can be attended by the employees of the group company of distributors as well? Now here again a factual determination should be undertaken to see कि अगर वो distributors के कुछ group companies के लोग भी इसको attend कर रहे हैं, तो क्या ABC Cars अगर उनका cost bear कर रहा है तो उनको कोई benefit मिल रहा है? If the answer is no, and the benefit is only to the distributor, then in such a case there should be a tax withheld. Now इसका जो answer है, is it based on the fact as to whether the course is mandated by law or not? Maybe not. If the law mandates कि इस तरह के courses incur करने हैं, but there is no the law is silent as to who is bear the cost of these kind of courses, still the answer will be determined based on the fact as to whether who is the primary beneficiary of these courses. अगर कोर्स का फायदा सिर्फ ABC कार्स को मिलने वाला है और वो अपने पर्पस के लिए अपने डीलर्स को एजुकेट कर रहा है, तो बेनिफिट और परक्विजिट नहीं होना चाहिए और टीडीएस काटने की लायबिलिटी भी नहीं आएगी. नेक्स्ट इज से एक ABC मिल्क प्रोडक्ट्स कंपनी है और वो एक एग्रीमेंट करती है काफी सारे ग्रोसरी स्टोर्स के साथ, जहां पे वो कुछ विजी कूलर्स या मिल्क कूलर्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो उनके शॉप पे रख सके, which will help them to store the milk that ABC milk products will sell to these distributors. ये जो विजी कूलर है ये उनको सिर्फ अवेलेबल कराया गया है ताकि सिर्फ ABC मिल्क प्रोडक्ट्स रखे जाए, ABC मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स रखे जा सके उसके अंदर, किसी और कंपनी के नहीं रख सकते. एंड ये विजी कूलर जो है एग्रीमेंट खत्म होने पे ABC मिल्क प्रोडक्ट्स को वापस किया जाएगा. तो क्या ये जो राइट टू यूज दिया गया है विजी कूलर का, क्या वो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट है? According to me, again, because these have been given so that products of ABC milk could be sold, still it is not a benefit or a perquisite. क्योंकि इसका जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है वो ABC milk products ही रहता है, and at the end of the agreement, the visi cooler has to be returned. Now, let us say agreement इस तरह से किया जाता है कि वो बोलते हैं कि आप ABC milk products रख सकते हैं, किसी और के भी रख सकते हैं, जनरली उनको अवेलेबल कराया जाता है. Then maybe our answer could change, because then you are making available something so that they can because they are acting as your distributor, maybe the answer could change. Here again a factual analysis will have to be undertaken. One, as to under what circumstances they are allowing them to use other products. Secondly, what is the quantum of the other products being stored in it. All those factors will matter. Rajiv sir, I think abhi tak ka main 194R ka I have covered what I wanted to cover. Before I start on secondment, sir, should we take some questions if they are there at this stage, sir? Rajiv sir ya Khan sir, if there are some questions you want me to take at this stage, 194R ke, if members have some question, we can take those. The chat box mein participants can write the questions in the chat box. I'll just wait for a सिंह साहब, इसमें ऐसा करेंगे जो भी मेंबर अपने कुछ क्वेश्चन अगर रेज करना चाह रहे हैं, either they mention in their chat box or by raising their hand, so we can allow them.
member are requested if there any question or query, so either mention your question in your chat box or raise your hand. Then only we are able to allow to you. Yes, sir. Karan sir. Yes, sir. ठीक है सर. Should I proceed then, sir? I think if something comes up, I think I'll take it. किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी, तो मुझे दिख नहीं रहा. आप कंटिन्यू कीजिए. Sure, sir. I also wanted to briefly touch upon this issue of cross-border secondment of employees and what is the recent Supreme Court judgment of Northern Operating Systems और उसका क्या impact आ सकता है on the secondment of employees. So what is secondment normally? So generally जो synonymous terms हैं जो इसके साथ use किए जाते हैं, that could be deputation, secondment, temporary transfer, employee leasing या manpower supply. Generally these are equitable terms जो use किए जाते हैं in a sense to indicate that a person who is acting in the official capacity in one place is essentially moved from that position and is asked to exercise employment with another person, right? This is a broad definition of secondment. I've extracted some of the definitions here. However, as far as manpower recruitment or supply is concerned, that is something that is a bit of a different thing. और इसका जो meaning है, वो Finance Act 1994 में जो service tax की definition है 2012 तक जो रही है, वो ये है कि that if a person engaged in providing any services in any manner for recruitment or supply of manpower temporarily or otherwise to any person, तो manpower supply जो है वो सर्विस है कि अगर कोई पर्सन किसी को दूसरे पर्सन को कोई मैन पावर अवेलेबल कराता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड, दैट इज अ मैन पावर सप्लाई. हियर इट इज डन एज अ सर्विस. वेयर सेकंडमेंट में क्या होता है कि एक पर्सन एक जगह पे अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, उस एम्प्लॉयमेंट को टेम्परेरीली हॉल्ट किया जाता है एंड अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओरिजिनल एम्प्लॉयर the person goes and exercises employment with some other person during that time. As we can see, दोनों concepts में end result same रहता है. That is कि एक person किसी का employee है और उनको किसी और person का काम करने के लिए भेज दिया जाता है. But the subtle difference lies in way the contract is executed. एक में manpower supply में while the person is working for the service recipient, his obligation continues to be with the manpower supplier itself. यानी कि जिन्होंने manpower supply किया है वो ही ultimately उनका ही employee रहेंगे और उनका वहां पे कोई employment में halt नहीं आता. As a part of their employment duty to the service provider, they continue to exercise employment with the service recipient. Whereas generally, way the term secondment is understood is that it is a temporary transfer by halting employment at one place and resuming it with another person. So that's the subtle difference. Secondment का जरूरत क्यों पड़ता है? Well, MNCs में या even within India, it's very common to have a global talent of the pool, जहाँ पे आपके पास कुछ in-house capabilities रहती है. अभी क्योंकि ये लोग कुछ central place पे जो associated हैं, वो कुछ standard practices के साथ काम करते हैं. कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट होता है कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंपनी. सो देयरफॉर टू रेप्लिकेट these standard practices and to impart the skill set, the employees move across different entities in different part of the world. Throughout this period जो execution है प्रोजेक्ट का या किसी तरह की टेक्निकल असिस्टेंस जो चाहिए रहती है वो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं. Why people are chosen within the organization, another reason for that is to also ensure that the confidentiality is maintained and that group के कोई trade secrets या technology जो है वो बाहर ना चले जाए. Because the more you'll hire people from outside at bigger positions, there is a chance that there could be some kind of data breach. Then sharing common pool of resources and centralization of operation जो है, this is also economically effective. That is, if you have some excess at one particular place
and those people can be used at another place to adopt best practices. So that also helps the company in an economic way. And lastly, these people can then support and supervise the functioning of the subsidiaries and ensure that the subsidiaries are working in the best interest of the group at large. सेकेंडमेंट के नॉर्मली 3 तरह के मॉडल रह सकते हैं. जैसा मैंने कहा, एक होता है कि जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हो, कि आप एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट को होल्ड करते हो, आप रोक देते हो, देन वो पर्सन लेट अस से एक और दूसरे कंपनी में जाते हैं और वहां जाके अपना एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करते हैं. सेकेंड होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. जैसा हमने कहा कि एक कंपनी जो है वो सर्विस के तौर पे दूसरे कंपनी को अपनी मैन पावर अवेलेबल कराती है. So this is similar to that manpower supply, and this is structured as a service by one company to another. Second is dual employment, यानी कि दोनों कंपनीज का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो दोनों के लिए एम्प्लॉय की तरह एक्ट कर रहा है and providing services at both places. So it could be structured in all the 3 formats. अब इसको ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए let us see Northern Operating System में हुआ क्या है. Northern Operating System, or NOS, as we'll continue to refer it for our discussion, was an Indian subsidiary of a Northern Trust Group, which is a multinational financial service company headquartered in US. NOS had entered into agreements with its overseas group companies to provide general back office support services at some cost plus markup. For this purpose, secondment arrangement was entered into between the overseas group company to depute their employees having requisite experience with NOS. And NOS issued separate employment letters to the seconded employees. So therefore, the overseas group company, they wanted services from NOS, यानी कि NOS उनको इंडिया से सर्विस एक्सपोर्ट करने वाला था, लेकिन NOS को सर्विस देने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए. तो ओवरसीज ग्रुप कंपनी ने अपने लोग NOS के पास भेजे कि आप इन लोगों के सुपरविजन में हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए. जो पीरियड ऑफ सेकेंडमेंट था, it was limited for a particular point in time, and it was always understood that at the end of the employment period, the employees will be repatriated back to the overseas group company. The employees were selected by NOS, and the overseas group company, they agreed to provide those employees to NOS. NOS, however, retained the right to reject approval and ask for replacement of the seconded employees at any point in time. जो payment mechanism था, that was structured in such a way that the salaries of the employees was paid directly by the overseas group companies. However, because these employees were working only for NOS, the overseas group companies, they charged a reimbursement from NOS in relation to the salaries paid to the employees. This reimbursement was charged on actuals. However, the employees also remained on the group, on the payrolls of the overseas group company, only to ensure that they continue to get the social security benefits in their home country. So just so that they are not excluded from the social security schemes in the home country, the employees continue to be on the rolls of overseas group company, but for all practical purposes, they were exercising employment with NOS. And because overseas group company was sort of ensuring that the entire structure is being run in a particular way, and they were also paying the salaries to the employees, they charged 1% on the entire amount paid as an administration fees or the payroll services provided by it to NOS. As far as this 1% is concerned, there was no doubt there is an import of service. The question is, as far as the remaining reimbursement, so to say, is concerned, whether that is a manpower supply service or whether that is a secondment. It was the case of NOS that they have merely that they are merely paying salaries in relation to their own employees to the overseas group companies, and that they are not importing any manpower supply services from the overseas group company. In order to understand as to how the court has gone about it and what are the implications under income tax, we have also captured the responsibility metrics
in the fact pattern of NOS. The terms and conditions of the employment with the overseas group company ceased during the employment period. The NOS was the employer during the secondment period. The employees also acted under the instructions and directions of NOS. This aspect is extremely important. The employees also reported to NOS during the secondment period. The responsibility for employees' work rested with NOS. The overseas group company did not provide any warranty for the quality of the seconded employee. And lastly, the overseas group company had to be indemnified by NOS for an act of omission by the employee. That is to say that because NOS was providing back office support services, if the seconded employee did any acts which were detrimental to the interest of the overseas group company, NOS had to reimburse the overseas group company. This clearly gels with the fact that the instructions and directions were provided to the employees by NOS, right? So therefore, for all practical purposes, the control was being exercised over the employees by NOS, and the employees, as per the understanding of the SSC at least, were the employees of NOS itself and not that of the overseas group company. The letter stipulating terms and conditions of the employment were issued by NOS to the employees. Both NOS and the employee had the right to terminate employment. Salary and certain allowances payable during the settlement in India were expressed in foreign currency. In addition, the employees were also allowed monthly rent allowance and a hardship allowance for an assignment in India. Now, in this aspect, the question before the Supreme Court was as to whether the services or the consideration paid by NOS to the overseas group company is for an import of manpower supply service, or is it a mere reimbursement for salaries paid by the overseas group company to the employees of Northern Operating System, India. Supreme Court in the first instance observes that there is no single factor which courts give primacy to while deciding whether an arrangement is a contract of service or contract for service. Though NOS had operational and functional control over the seconded employees, Supreme Court says that it has to apply a substance over form approach in light of the underlying contracts and the business objectives. The Supreme Court states that the overseas group company had, in relation to its business, seconded its highly skilled personnel to NOS. The employees continued to be on the overseas group company's payroll, who also exercised lien over the employees. The employment terms were also coherent with the overseas group company's policy. So in that sense, it's not as if Northern Operating System had dictated an entire set of new conditions of employment, but these were broadly the same terms and conditions that were prevalent within the group. So therefore, the Supreme Court, citing these observations, says that essentially it is like a case where the overseas group company has provided a manpower supply service to the Indian company, and using the said service, Northern Operating System India has provided back office support services to the overseas group companies. The Supreme Court said that even though the amount that is paid is on cost to cost basis, but it is essentially, the cost so paid is essentially represents a consideration for the services that were rendered by the overseas group company to Northern Operating System. So therefore, as per the court, the employees, even though as per the contract, Northern Operating System believed them to be their employees, essentially the seconded employees are employees of the overseas group company, who is using these employees to provide manpower supply services to Northern Operating System India. Now, this judgment has effectively opened a Pandora's box for the income tax. This is because under income tax, there were a host of cases from the High Court, which essentially stated
that the sums that are paid to the overseas group company for the seconded employees is essentially a reimbursement and not in the nature of any technical service. Now that the court has stated that this is in the nature of a service, a question will arise as to whether the said service is a recruitment service, a supply service, or a technical service. To see as to whether it is a technical service, let us first look at its definition within the domestic law as also the tax treaty. In the domestic law, we know that any managerial, technical, or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel, constitutes a fee for technical service. In the treaty, generally we have similar definition, apart from the fact that certain treaties have make available conditions. The make available condition provides that the services have to be provided by the service provider in such a way that it enables the service recipient to absorb the service, and it can ultimately gather the knowledge from the services in as much as it does not need the service provider's assistance in relation to similar services in future. So the question is, considering the nature that has been defined by the court as to whether the manpower supply services will constitute a fee for technical services or not. A possible position that can be taken is, though the court has said that the overseas group companies were providing manpower supply services to the Indian company, the court has not disputed the fact that the control and the directions to the employees were given by Northern Operating System India. Why this aspect is important is, therefore, the court has effectively acknowledged the fact that the control over the employees was being exercised by the Indian company, and therefore definitely this is not a case where the underlying technical service itself was being provided by the overseas group company. The role of the overseas group company clearly terminated once it had made available the employees that were required to the Indian company. A position can be taken that making available such employees is in no way a fee for technical services, and therefore the sums so paid are not accordingly taxable in India. The other question is, what about cases where there is a bracketed portion, including the provision of services of technical or other personnel? It is not technical in the normal meaning of the term, but does this bracketed portion enlarge the meaning to say that provision of personnel itself is a fee for technical service? To my understanding, the bracketed portion does not say that the mere making available of personnel is a fee for technical service, but it says provision of service of technical or other personnel. So therefore, the manpower is provided while assuming liability of the manpower and the underlying service. As was observed in the case of Northern Operating Systems, the liability in relation to the employees was not assumed by the overseas group company, but by the Northern Operating System itself. Considering that to be the case, it can be said that the services are not in the nature of technical service. Further, in case of make available treaties, it can be stated that this position will remain same, that is, the overseas group company is not making available any technical knowledge, and therefore the services are not in the nature of technical service. But because this judgment has come from a Supreme Court perspective, definitely the department is likely to open a number of cases involving secondment of employees. The next question is whether the employees, okay, even if we say this is not technical service, whether the presence of employees in India can constitute a permanent establishment of the non-residents in India, because constituting a permanent establishment will lead to taxation of the business income earned by the non-residents in India. In the first instance, as per Morgan Stanley, it has been stated that where the employees are merely deputed in India and the foreign company continues to have lien over the employees can constitute a permanent establishment of the non-residents in India, either by way of a service fee or by way of a fixed place fee. But the fact of the matter is, in this case, the way the secondment agreements are generally structured, as also in the case of Northern Operating Systems, the presence of the employees in India, the employees do not have a effective control
overseas group companies do not have an effective control or lien over the employees. Therefore, the presence of the employees in India cannot be seen as a presence of the overseas group companies in India. Because while during their presence in India, the employees are not carrying out the business of the overseas group companies in India. Therefore, one can argue that even for this reason, there is no permanent establishment in India. We also know that Supreme Court in the case of Morgan Stanley had said that where the functions, assets and risk of the deputed employees in India is already taken into account by the Indian company, there is no further profit attribution needed in such cases. So in a case where the Indian company is using the services of the employee to provide services back to the parent company, it is merely a case of captive consumption. And therefore, in such cases, one can say that no further profit attribution is required. However, where the Indian company is using the services of the seconded employees to provide services to its customer, in such cases, maybe the situation may change because the Indian company may not have captured the risk undertaken in relation to such secondment, and there some profit attribution needs may arise. This is subject to the fact that there is a PE, for which I've already stated, there are separate arguments available that the PE is not constituted in the first place. The last aspect is how to value the service income. So if it is in the nature of FTS and the tax is to be withheld, assuming, what should be the value? Well, obviously the salary paid by the overseas entity, which is claimed as a reimbursement, will be included in the value of service. Further, sums directly paid by the Indian company to the employees will also be included. This is because Indian company is paying sums to not its own employees, but to the employees of the parent company. The social security contributions will also stand included. Perquisites and other non-monetary benefits will stand included, assuming these are to the personal benefit of the seconded employees. And any kind of markup or administration will also be included in the valuation. So what should the companies do given the Supreme Court judgment? According to me, they should go back to the drawing board and review all the secondment agreements again. They have to see as to whether their factual pattern is similar to the Supreme Court judgment or not, and examine whether there is any exposure from direct tax, GST, or even from immigration or labor laws perspective. There is a possible impact of this judgment even on the pending litigation. So just watch out for your facts in case of pending litigation and see if Northern Operating System applies and how that has to be distinguished. Who had the control, whether there is PE or not, all those aspects needs to be examined. Similarly, the aspects relating to permanent establishment, they need to be seen again. If the allegation is that the foreign company has a PE in India, this may lead to a number of host of other compliance obligations on the foreign companies, including tax withholding, IT return, and TP study prepare. So all these kind of obligations may come. Therefore, there's a need to review all the agreements and ensure that there are no adverse implications of the Supreme Court judgment. So that is all that I wanted to cover, sir. Again, if there are some questions in relation to this 194R secondment, I'd be more than happy to take those at this stage. Okay, if there are no other questions, Rajiv ji, I think I'll pass over the baton to you for concluding the session. Hello. Yes, sir. Asing sir. Sir, I think there are no other questions. I've concluded the part that I wanted to cover, sir. So if there are no questions, sir, I'll pass on the baton to you for the concluding part, sir. बस मेंबर से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेंबर का कोई डाउट है, कुछ भी है तो सिंह साहब हमारे अवेलेबल है। बहुत बड़े तरीके से सबने 194R हमें बताया, साथ में जितनी भी प्रेजेंटेशन था सर बहुत ही यूजफुल है आपका।
Thank मैं you. एक बार रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट मेंबर से, अगर किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर हैंड रेज कर पाए। आप स्क्रीन चाहे तो स्क्रीन आउट कर सकते हैं जी सब। जी सर। तो मुझे लगता है कि मेंबर्स को सब कुछ बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अच्छा, एक मेंबर ने हैंड रेज किया, दुर्गेश कुमार जी ने। तो खान साहब जरा प्लीज अलाउ कर दीजिए दुर्गेश जी को। दुर्गेश जी कुछ पूछना चाहते हैं? अलाउड। दुर्गेश जी प्लीज पूछिए आप अपना सवाल। दुर्गेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? दुर्गेश सर आपने हैंड रेज किया हुआ, कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। खान साहब देखिए जरा प्लीज क्या वो। सर अनम्यूट किया था, उन्होंने फिर से म्यूट कर लिया, शायद वो गलती से हो गया। अच्छा 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 अच्छा, हो सकता है। तो दुर्गेश जी या तो भाई डिफॉल्ट दुर्गेश जी का मेरे ख्याल से हैंड रेज हो गया। या एक बार अनम्यूट करके अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछिएगा प्लीज। एनी अदर मेंबर? चलिए आज का वेबिनार हम कंक्लूड करते हैं। मैं सीआरसी के बिहाफ पर आज के हमारे स्पीकर करजोत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना कीमती शेड्यूल से एक वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे मेंबर्स के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने प्रेजेंटेशन अपना दिया। थैंक यू। पर आपकी जो मतलब मैं देख रहा था सर, जितना लिटिगेशन जो आपके प्रोफाइल मैंने पढ़ा था उस समय, तो वो मुझे दिख पा रहा है कि आपकी केस स्टडी पे और जो डिफरेंट जजमेंट है उन पर पूरी आपकी रिसर्च रहती है। तो उसका फायदा भी हमें मिल पा रहा है। तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि आपकी सेवाएं सीआरसी लेवल पर लेते रहेंगे। तो सर आपका, सभी मेंबर्स का जो हमारे साथ जुड़े रहे, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ये सेमिनार हम कंक्लूड करते हैं। फिर आपसे कल फिर मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है सीआरसी टीम लगातार 75 डेज 75 प्रोग्राम कर रही है। तो उसी सीरीज में कल भी हमारा एक प्रोग्राम है, तो उसकी डिटेल्स वगैरह सब वाया व्हाट्सएप मेल आपको मिल जाएगी। ठीक सर, थैंक यू सर। Thank you. ऑनर सर। थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू।